हेलो फ्रेंड्स, मिशन जॉब में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे बिहार दरोगा 2213 मेंस की तैयारी में किन किन चैप्टरों को पढ़ना है, मेंस के लिए किन किन चैप्टरों को पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है, चैप्टर में भी कहाँ से पढ़ना है और कहाँ तक पढ़ना है। बस इतना ही, पूरे किताब को हमें पढ़ना नहीं है। इसके लिए आप यहाँ से आएँ। इतिहास की अगर हम बात करें, इतिहास की अगर हम शुरुआत करते हैं तो इतिहास को 3 भागों में बांटा गया। एक प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। सबसे ज़्यादा प्रश्न आधुनिक भारत से बनते हैं। प्राचीन भारत में हड़प्पा सभ्यता में भी महत्वपूर्ण स्थल को ज़्यादा देखें, महत्वपूर्ण स्थल को। उसके बाद मौर्य वंश में भी पूरा वंश और राजनीतिक आर्थिक परिदृश्य भी देखें उसका। गुप्त वंश देखें, धर्म में बौद्ध धर्म और जैन धर्म। इसके साथ साथ आप महत्वपूर्ण विदेशी यात्रियों को भी पढ़ें, महत्वपूर्ण विदेशी यात्री, इसका भी आपका गहन अध्ययन जरूरी है। अगर हम मध्यकालीन भारत की बात करें तो मध्यकालीन भारत में हम गुलाम वंश में अगर हम पढ़ना चाहें तो गुलाम वंश में 3 राजा को आप देखें, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और बलबन। गुलाम वंश में ये 3 महत्वपूर्ण हैं जिनसे प्रश्न बनते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक से बनते हैं, इल्तुतमिश से बनते हैं और बलबन से बनते हैं। खिलजी वंश की अगर हम बात करें तो खिलजी वंश में अलाउद्दीन खिलजी को ही सिर्फ पढ़ना है। तुगलक वंश में मोहम्मद बिन तुगलक बहुत महत्वपूर्ण है, मोहम्मद बिन तुगलक। फिरोज शाह तुगलक, तुगलक वंश में मात्र 2। तुगलक वंश का जो मेन राजा, मेन जो संस्थापक कह सकते हैं, तो इसको फिरोज शाह तुगलक एक हो गया और एक मोहम्मद बिन तुगलक हो गया। तो इसको पढ़ना है। मुग़ल वंश में किन किन राजाओं को पढ़ना है ये ध्यान देना है। तो अकबर हैं, जहांगीर हैं, शाहजहां, 3 राजाओं को पढ़ना है। इससे ही प्रश्न बनते हैं। इसके अलावा भक्ति और सूफी आंदोलन को भी पढ़ना है, भक्ति और सूफी आंदोलन को देख लेना है। उसके बाद इसमें महत्वपूर्ण संधियाँ, कौन सी संधि कहाँ कहाँ हुई, ये सारे प्रश्न बनते हैं, इसलिए इसे याद रखें। महत्वपूर्ण विदेशी यात्री, देखिए प्राचीन भारत में भी महत्वपूर्ण विदेशी यात्री आए थे, आप पढ़े होंगे प्राचीन भारत में, और एक मध्यकालीन भारत में भी विदेशी आए हैं। तो विदेशी यात्रियों को पढ़ना है, ये हमेशा याद रखना है। आधुनिक भारत में किन किन चैप्टरों को पढ़ना है ये ध्यान देना है। गवर्नर जनरल अथवा वायसराय, गवर्नर जनरल पहले होता था, पहले कंपनी का गवर्नर हुआ, उसके बाद बंगाल का गवर्नर हुआ, फिर भारत का गवर्नर जनरल हुआ, फिर उसके बाद वायसराय की नियुक्ति हुई। तो इस तरह से पढ़ना है। खास करके इसमें पढ़ना है इसका जो कार्यकाल है ये आप पढ़ लें। कार्यकाल के अलावे आप इसके जो महत्वपूर्ण कार्य हैं, ये जो महत्वपूर्ण कार्य किए हैं इसे पढ़ लें। ये जरूर याद रखें कि किस वायसराय या गवर्नर जनरल के कार्यकाल में कौन सा महत्वपूर्ण कार्य हुआ है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन को देख लें। ढेर सारे महत्वपूर्ण अधिवेशन हुए हैं। अगर हम 1885 संस्थापक वर्ष की बात करें, वहाँ से लेके 1947 तक में जितने भी महत्वपूर्ण अधिवेशन हुए हैं, सिर्फ अधिवेशन को देख लें। और जिस अधिवेशन में महत्वपूर्ण कार्य, जैसे कि प्रथम कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष, उसके बाद किस अधिवेशन में वंदे मातरम गाया गया, किस अधिवेशन में ये जन गण मन गाया गया, किस अधिवेशन में कांग्रेस का अलग अलग विभाजन हुआ, तो ये सारी चीज़ आप देख पाएंगे इसी के अंतर्गत। कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन, पहली महिला अध्यक्ष देख लें भारत की, या फिर पहली महिला जो विदेशी हो या भारतीय हो, और उसके अध्यक्ष को भी ध्यान से देखें। फिर हो गया महात्मा गांधी कब अध्यक्ष बने, तो ये सारी प्रक्रिया को देख लें, कब कब कौन सा अधिवेशन और कहाँ हुआ है, और उसमें जो महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं उसको आप ध्यान से देखें। उसके बाद सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन को देखें, ये बहुत महत्वपूर्ण है, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, इसे भी प्रश्न बनते हैं। फिर भू राजस्व व्यवस्था, जो कि ब्रिटिश में
इसके बाद यहाँ देखिए भू राजस्व व्यवस्था जो है वो हर, जैसे प्राचीन भारत में हो या मध्यकालीन भारत में गुलाम वंश हो गया, खिलजी वंश हो गया, तुगलक वंश हो गया, ये सारे जो वंश हैं, ये सारे जो राजा थे वे अलग अलग भू राजस्व अपनाए थे। और उसी तरह से ब्रिटिश भी आए तो ये भी अलग भू राजस्व व्यवस्था किया था। तो ये सब पढ़ना है, ब्रिटिश राज व्यवस्था में भी ये भू राजस्व को देखना है। जैसे अकबर का क्या था, उसी तरह से अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कौन सा भू राजस्व चलाया गया था, कौन सी व्यवस्थाएं चलाई गई थी, तो ये सारी चीज़ें पढ़ने। अलाउद्दीन खिलजी हो गया, उसके बाद एक सबसे महत्वपूर्ण हो गया फिरोज शाह तुगलक हो गए। उसके बाद यहाँ पे इल्तुतमिश को देख लेंगे, बलबन के द्वारा कौन सा व्यवस्था शुरू किया गया था, इल्तुतमिश के द्वारा कौन सा व्यवस्था शुरू किया गया था, ये सारी चीज़ें देखनी है। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे। उसके बाद हड़प्पा सभ्यता, जिसको सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं, कौन सा महत्वपूर्ण स्थल है। जैसे अगर भारत की हम बात करें तो बनवाली हो गया, कालीबंगन हो गया, तो सब के बारे में जानकारी लेंगे कि कहाँ से कहाँ कौन से महत्वपूर्ण स्थल हैं, कहाँ से कौन चीज़ प्राप्त हुए हैं खुदाई करने वक्त। तो ये सारी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद 1857 का जो विद्रोह है ये बहुत महत्वपूर्ण है। आधुनिक भारत का 1857 का विद्रोह, ये कहाँ से शुरुआत हुआ था, कहाँ कहाँ कौन लीड कर रहा था, किसने इसे दबाया, बिहार में कौन लीड कर रहा था। तो इस तरह से 1857 के विद्रोह को आपको देखना है, 1857 को आपको पढ़ लेना है। उसके बाद क्रांतिकारी संगठन, कौन सा क्रांतिकारी संगठन, कौन सा, जैसे भगत सिंह के द्वारा कौन सा क्रांतिकारी संगठन बनाया गया, चलाया गया, लाला लाजपत राय के द्वारा कौन सा, लाला हरदयाल के द्वारा कौन सा। तो इस तरह से आपको ये क्रांतिकारी संगठन को देखना है। उसके बाद असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, 3 महत्वपूर्ण आंदोलन हुए जो कि महात्मा गांधी इसमें लीड कह सकते हैं किए हैं। तो ये 3 आंदोलन जो हो गया, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन, ये बहुत महत्वपूर्ण आंदोलन है और इसको आप जरूर देखें। उसके बाद महत्वपूर्ण पत्र पत्रिकाएं के बारे में बोला गया है। महत्वपूर्ण पत्र पत्रिकाएं, कौन से पत्र किसने चलाए, पत्रिकाएं जो हैं, पुस्तक और उनके लेखक को भी यहाँ पे देख लेना है। जैसे कि मान के चलिए केसरी, मराठा कौन से चलाए हैं, कहाँ चलाए हैं, कैसे चलाए हैं, कौन से भाषा में था, सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी किसने लिखा, किसके द्वारा शुरू किया गया, उसी तरह से। तो ये सारी चीज़ें जो है इतिहास के अंतर्गत आपको पढ़ने हैं और आप ध्यान से देख लें। आप इसका चाहें तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अपने इतिहास को देख लिया। अब हम लोग देखेंगे भारत का भूगोल। भूगोल में 2 पार्ट में बांट के देखेंगे, एक विश्व का भूगोल, एक भारत का भूगोल। तो भारत के भूगोल में खास करके भारत की भौतिक संरचना को हम लोग देख लेंगे, भारत की जितनी भी भौतिक संरचना है वो देख लेंगे। उसके बाद उत्तरी और उत्तर पूर्वी हिमालय को देख लेना है, हिमालय की संरचना को भी देख लेना है। प्रायद्वीपीय पठार को देख लेना है, जो भी प्रायद्वीपीय में पठार आता है, भारत के जो प्रायद्वीपीय पठार हैं वो सारे देख लेना है। कौन सी नदी कहाँ से निकलती है ये भी देख लेना है, नदी का प्रवाह तंत्र या फिर सहायक नदी जो है उसको देख लेना है, नदी पर बनाए गए बांध को देख लेना है। तो ये सारी चीज़ें देख लेना। और भारत का जो द्वीप समूह है इसके भी देख लेना है, क्योंकि भारत में लगभग 250 द्वीप समूह हैं और सभी द्वीप समूह जो मेन द्वीप समूह हैं केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत भी आते हैं, तो इसको भी देख लेना है। खनिज देख लेना है, कौन सा खनिज किस राज्य में पाया जाता है, पहले स्थान पे कौन से राज्य है, जैसे कि एल्युमिनियम उत्पादन हो, जस्ता उत्पादन हो, लौह अयस्क का जो उत्पादन होता हो, तो उसका जो प्रथम द्वितीय तृतीय तक आप याद कर लें जो प्रमुख उत्पादक हैं। उद्योग, कौन से उद्योग कहाँ लगाए गए हैं, किसके सहयोग से लगाए गए हैं, कब लगाए गए हैं, किस पंचवर्षीय योजना के तहत लगाए गए हैं, तो ये भी आप पढ़ लें। कृषि में भी आप थोड़ा सा अध्ययन कर लें, कृषि में कौन सा, जैसे कि इसमें ढेर सारी क्रांतियाँ हुई है, कौन सी क्रांति कब हुई है, ये थोड़ा सा ये देख लें कृषि में। और प्रमुख फसलों को देख लें, प्रमुख फसल कौन से फसल कहाँ किस राज्य में प्रमुखता से उगाए जाते हैं, इसके बारे में जानकारी ले लें।
चाहे आप लूसेंट से पढ़ें, देखिए ये मतलब नहीं रखता है कि आप कैसे पढ़ते हैं, आप चाहे लूसेंट से पढ़ते हो या फिर क्राउन से पढ़ते हो या फिर एनसीईआरटी सार संग्रह से पढ़ते हो या फिर घटना चक्र से पढ़ते हो या फिर ऑनलाइन पढ़ते हो, कहीं से भी आप देख सकते हैं। कोई भी चैप्टर जो भी आप देखना चाहते हो कहीं से भी आप उसका गहन अध्ययन देख लें कि आपसे प्रश्न ना छूटे। उसके बाद अगर विश्व की का भूगोल की बात अगर हम करते हैं तो सौर मंडल को पढ़ लेना है, पृथ्वी की गतियां को पढ़ लेना है, पृथ्वी, ये दो चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद अक्षांश देशांतर से प्रश्न बनते हैं, इसको देख लेना, अक्षांश देशांतर। वायुमंडल का संगठन संरचना देख लेना है, चट्टान के प्रकार देख लेना है और चट्टान का जो प्रकार होता है वो देख लेना है, इसके जो उदाहरण होते हैं ये देख मेन महत्वपूर्ण होता है। स्थलाकृतियाँ हैं, प्रमुख घास का मैदान, विश्व के जो प्रमुख घास का मैदान है वो उसको आप देख लें। जलधाराएं, गर्म और ठंडा दोनों देख लें, कौन सी गर्म जलधारा है कौन सी ठंडी जलधारा है, किस महासागर से कैसे, ये इसको आप देख लें। उसी तरह से खनिज में भी देख लें, महत्वपूर्ण उत्पादक देश देख लें, मुद्रा देख लें, जो महत्वपूर्ण देश हैं, मुद्रा और राजधानी दोनों देख लें, देश की मुद्रा और राजधानी ये बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद अगर आप भारतीय राज्य व्यवस्था की अगर बात करें, नागरिक शास्त्र में अगर आप इन करते हैं, आप इतिहास देख लिए, भूगोल देख लिए, उसके बाद भारतीय राज्य व्यवस्था देख लिए मेंस के क्रम में, तो आपको मेन अधिनियम जो है इसको देख लेना है जो ब्रिटिश काल में बनाए गए थे, जैसे कि 1861, 1892, 1909, 1919, 1935। तो इन नियमों को, इन अधिनियमों को देख लेना है जो बहुत महत्वपूर्ण है, खास करके 1909, 1919, 1935 ये तीन अधिनियम जो है ब्रिटिश काल के वो बहुत महत्वपूर्ण है। 1892 महत्वपूर्ण है, 1861 महत्वपूर्ण है, इसको देख लेना है। उसके बाद संविधान का जो निर्माण की प्रक्रिया हुई है, कैसे हुई है, कैसे गठन हुआ है इसका, संविधान निर्माण किस कमेटी के तहत हुआ था, किस योजना के तहत हुआ था, इसको देख लेना है। उसके बाद प्रस्तावना देख लेना है, संविधान में जो प्रस्तावना दिया गया है उसकी पूर्ण संपूर्ण व्याख्या देख लेना है। अब चाहे वो मटेरियल आपको जहाँ से मिल जाए उससे ढेर सारे प्रश्न को बनाने का प्रयास करें। नागरिकता हो गया, नागरिकता को देख लें, नागरिकता एक चैप्टर है। मूल अधिकार हो गया, नीति निर्देशक तत्व की जानकारी ले लें, मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, ये मूल अधिकार 6 हैं, इसका संपूर्ण जहाँ भी मिले, लूसेंट में हो तो लूसेंट से आप देखें या फिर ऑनलाइन देख लें, इससे प्रैक्टिस करें ताकि इससे प्रश्न ना छूटें। कहने का मतलब हम जो भी बता रहे हैं वो चैप्टर का नाम बता रहे हैं, चैप्टर जहाँ से पढ़ें उससे जो भी प्रश्न आते हों उसको सोल्व करने का प्रयास करें, नहीं आते हों तो जहाँ से उसका प्रश्न मिले उसको बनाना है, उसकी मतलब उस संपूर्ण व्याख्या देख लेना है। जहाँ से मिले, 10 प्रश्न यहाँ से मिल रहे हैं, 10 प्रश्न वहाँ से मिल रहे हैं, 5 प्रश्न वहाँ से मिल रहे हैं, 2 प्रश्न वहाँ से मिल रहे हैं, चैप्टर वाइज अगर आप अध्ययन करेंगे तो आप अच्छे से मेंस की तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद आपात प्रावधान जो कि जर्मनी से लिया गया है उसको देख लेना है, आपात प्रावधान को। संसद में तीनों देख लेना है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये तीनों बहुत महत्वपूर्ण है, इसका देख लेना है। पंचायती राज को देख लेना है, निर्वाचन आयोग को देखना है, महत्वपूर्ण अनुच्छेद को देखना है, महत्वपूर्ण जो अनुच्छेद है उसको देख लेना है। प्रमुख संशोधन अधिनियम, कौन कौन सा संशोधन कब हुआ इसको भी देख लेना है। तो आपने देखा इतिहास, भूगोल और भारतीय राज्य व्यवस्था में किस किस चैप्टर को मेंस के तहत पढ़ना है ये आपने देख लिया। अभी तक आपने देख लिया, इतिहास को देख लिया, भूगोल को देख लिया, राज्य व्यवस्था को देख लिया, अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स में आप देखें कौन कौन से चैप्टर को पढ़ना है। राष्ट्रीय आय को आप देख लें, राष्ट्रीय आय को पढ़ लेना है। आर्थिक नियोजन को देख लेना है, मुद्रा को देखना है, बैंकिंग, मुद्रास्फीति, बजट, WTO, IMF, इतने का अध्ययन करना है अर्थशास्त्र में। अगर हम विज्ञान की बात करें तो विज्ञान को थ्री वाइज बांटा गया है, एक जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान। तो सर्वाधिक प्रश्न जो पूछे जाते हैं वो जीव विज्ञान से पूछे जाते हैं, जीव विज्ञान से सबसे अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए सबसे ज़्यादा फोकस अगर करना है तो जीव विज्ञान पे करना है। जीव विज्ञान में सबसे पहले है कोशिका, कोशिका के अंग जो होते हैं और उनके जो कार्य है विस्तृत जानकारी लेना है, कोशिका के बारे में जानकारी लेना है और कोशिका के कौन सा अंग है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लाइसोसोम हो गया, कोशिका झिल्ली हो गया, उसमें न्यूक्लियस होते हैं, न्यूक्लियस को पढ़ना है। तो जीन है,
क्रोमोसोम्स जीन, तो ये सारे चीज़ अंग हो गए। और उसका जो कार्य है ये पढ़ना है। पाचन तंत्र को पढ़ना है। पाचन तंत्र मुख से शुरू होता है और लास्ट तक जाता है। तो पाचन तंत्र में कौन कौन से अंग होते हैं, कैसे पचता है, कैसे ये क्रिया होता है, ये देखना है। तंत्रिका तंत्र को देख लेना है। शरीर की सबसे लंबी तंत्रिका कोशिका जो भी कह सकते हैं, इसको तंत्र होता है। उसके बाद रक्त परिसंचरण तंत्र को भी आपको देख लेना है। रक्त परिसंचरण तंत्र को देख लेना है। अंतःस्रावी ग्रंथियों को देख लेना है। अंतःस्रावी ग्रंथियां में से पीयूष, थायराइड, अधिवृक्क, इसका मेनली रूप से आपको अध्ययन करना है। अंतःस्रावी ग्रंथियां में पीयूष, थायराइड और अधिवृक्क को ही सबसे ज़्यादा आप फॉलो करें। उसके बाद पादप हार्मोन को देख लें। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक इससे पूछे जाते हैं। विटामिन, विटामिन का रासायनिक नाम आप देख लें। रासायनिक नाम विटामिन ए, विटामिन B1, B2, B3, B6, B12। उसके बाद उससे जो संबंधित रोग होता है, उसकी कौन से विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, इसको आप देख लें। उसके बाद जीवाणु, विषाणु, कवक और प्रोटोजोआ, आप ही चारों को देखें। जीवाणु से कौन से रोग होते हैं, विषाणु से कौन से रोग होते हैं, कवक से कौन से रोग होते हैं और प्रोटोजोआ क्या है और उससे होने वाले रोगों को देखें। जीवाणु क्या है, विषाणु क्या है, कवक क्या है और उससे होने वाले रोग को आपको देख लेना है। उसके बाद रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान में क्या क्या देखना है आपको? परमाणु संरचना को आपको देख लेना है। आवर्त सारणी का अध्ययन बहुत जरूरी है। धातु और अधातु, धातु और अधातु को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है, क्योंकि धातु अधातु से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। उससे जो प्रमुख धातु अधातु हैं उसके अयस्क को भी याद कर लेना है। उसके बाद मिश्र धातु को पढ़ना है, जैसे कांचा हो गया, स्टील हो गया, कांसा हो गया, पीतल हो गया, ये सारे मिश्र धातु होते हैं। और इसके जो घटक होते हैं किस किस चीज़ से बने होते हैं, ये किस किस धातु को मिलाकर मिश्र धातु बनाए जाते हैं, इसको देख लेना है। रासायनिक यौगिक, जो भी महत्वपूर्ण रासायनिक यौगिक है उसको देख लेना है और उसका उपयोग को देखना है। तो इस तरह से आप चैप्टर वाइज पढ़ें। उसके बाद भौतिक विज्ञान में हम लोग देखेंगे। भौतिक विज्ञान में ध्वनि, प्रकाश, महत्वपूर्ण उपकरण जो होते हैं उसके उपयोग को देख लेंगे। महत्वपूर्ण उपकरण और उसके उपयोग को देखेंगे। ऊष्मा को देखेंगे और मात्रक को देखेंगे। मात्रक बहुत महत्वपूर्ण है। भौतिक विज्ञान में मात्रक से प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं। ऊष्मा से प्रश्न बनते हैं, ध्वनि से प्रश्न बनते हैं, प्रकाश से बहुत ज़्यादा प्रश्न बनते हैं, इसलिए प्रकाश बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। उसके बाद महत्वपूर्ण उपकरण और उसका उपयोग देख लेना है। उसके बाद अगर हम वातावरण की बात करें तो वातावरण में राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य, रिजर्व जो भी हैं, बायोस्फीयर रिजर्व जो होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे प्रश्न आते ही आते हैं, इसलिए कन्फर्म हो ले कि राष्ट्रीय उद्यान या अभयारण्य या बायोस्फीयर रिजर्व जो है उससे प्रश्न बनेंगे और इसको पढ़ के जाना है। पर्यावरण संरक्षण, प्रदूषण एवं प्रदूषक तत्व, जो भी प्रदूषण से संबंधित तत्व हैं उसको पढ़ लेना है। पारिस्थितिक तंत्र को पढ़ना है। पोषण है, आहार जाल है, आहार श्रृंखला को पढ़ना है, पिरामिड को पढ़ना है, ऊर्जा प्रवाह को पढ़ना है। तो इस तरह से आपने देखा पूरे मेंस का सिलेबस। मेंस के सिलेबस में इतने चैप्टर ही आपको पढ़ने हैं, पूरे किताब को अब पढ़ना नहीं है, बस इतना पढ़ना है और आपका मेंस क्लियर हो जाएगा। बस ध्यान यही देना है कि हर चैप्टर को थोड़ा डिटेल से पढ़ना है। अभी तक आपने देखा सिर्फ आप पढ़ के जाते थे, लूसेंट पढ़ लिए, क्रॉन पढ़ लिए तो आपका क्लियर हो जाता था, ऐसी बात नहीं है। इसमें थोड़ा सा डिटेल से पढ़ना है। पाचन तंत्र को पढ़ना है तो थोड़ा सा डिटेल्स में जाके पढ़ना है। धातु अधातु को पढ़ना है तो और ज़्यादा से डीप में डिप जाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को बनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आप कलेक्शन करने का प्रयास करें। या राज्य व्यवस्था हो गया तो राज्य व्यवस्था में भी अगर आप जाते हैं तो राज्य व्यवस्था का जो भी कोई भी चैप्टर हो गया, जैसे राज्यसभा हो गया, लोकसभा हो गया, नागरिकता हो गया, मूल अधिकार हो गया, उससे मतलब उसका डिटेल्स में जाने का प्रयास करें। और जो भी प्रश्न आपने अभी तक पढ़े हैं तो कोशिश करें कि उससे अधिक प्रश्नों को एकत्र किया जाए, चाहे वो किसी भी माध्यम से हो, टीवी का माध्यम से हो, ऑनलाइन माध्यम हो, चाहे आप किसी संस्थान के माध्यम से हो। ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को अटेम्प्ट करने का प्रयास करें और इस तरह से अगर आप प्रयास करते हैं तो आपका जो मेंस है वो बहुत हद तक आपका पकड़ में आ जाएगा। एक बात और है दोस्तों, मेंस ये हम जीके जीएस की बात किए हैं ओनली 75 नंबर का, और बाकी 25 नंबर जो होता है वो रीजनिंग और मैथ का होता है, जिसे
बहुत इजी ही कहा जा सकता है, बहुत आसान तरीके से होता है जो कि आप बना सकते हैं, उसमें ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप अंक गणित और उससे संबंधित विषयों का थोड़ा सा अध्ययन कर लें, थोड़ा सा उसका प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करने से ज़्यादा बेहतर होता है। उसके बाद एक बात और, इस सिलेबस में, मेंस के सिलेबस में करंट नहीं है, ये हमेशा याद रखें। मेंस के जो सिलेबस है उसमें करंट नहीं है, लेकिन फिर भी आयोग है, आप करंट पढ़ते जाएं, करंट को पढ़ते रहें, पिछले 1 साल के प्रश्नों को देखते रहें। उसके बाद हिंदी का जो 100 नंबर का सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स उसमें होता है, आप 30 नंबर 32 नंबर लाते हैं तो आप पास मार्क्स मतलब पास हो जाते हैं। तभी आपके जीएस या जीके का जो भी पेपर होता है तब चेक होता है। तो आप थोड़ा सा केयरफुल रहें और हिंदी के प्रश्नों को ज़्यादा ढंग से देख लें, और कुछ उसमें देखने की बात नहीं है। आप अगर उसे क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपका जीके जीएस चेक होगा, और जीके जीएस में अगर आप तैयारी करके जाते हैं तो मेंस आपका है